मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगियों में ख़ास तौर पर निखार पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे। और कल मैं एक चीज़ सोच रही थी कि जब वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता ही जाता है। चंद साल पहले हम सब छोटे बच्चे होते थे और बड़े होने का इंतज़ार कर रहे होते थे। फिर वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि बड़े भी हो जाते हैं और जिम्मेदारियां भी हमारे सर पर पड़ जाती हैं। वक्त आगे भी नहीं रुकने वाला, इसी तेज़ी के साथ गुजरना ही है उसने। तो एटलीस्ट कम से कम वो तमाम काम जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं ना, कुछ बनना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, कोई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो ज़रूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि कोई परफेक्ट टाइम आएगा तब ये काम करेंगे, तो याद रखें कि ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। इसी इम्परफेक्शन के साथ हमने खुद के लिए वक्त भी निकालना है और अपनी तमाम तर जितनी भी ख्वाहिशात है उनको पूरा भी करना है। वरना ज़िंदगी के आखिर में हम यही सोचेंगे काश ये काम हम तब कर लेते। तो इस काश की कसक से हम लोगों को बचना है और जो भी ख्वाहिशें हैं हमारे जो दिल में हैं उनको पूरा करने के लिए हमने मेहनत करनी है। जब मेहनत करेंगे तो वो कभी रायगा नहीं जाती और हम ज़रूर उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए जोन से आपके छोटे छोटे बेशक वो गोल हो सकते हैं, तो आज ही से उनको अचीव करने के लिए मेहनत हमें शुरू कर देनी चाहिए। तो इसी पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। क्योंकि जनाब जान है तो जहां है। अपनी सेहत का ख्याल हम लोग रखेंगे तभी हम दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं, यानी अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फैशन के तौर पर शुरू की जाने वाली कुछ आदत जो होती हैं हमारी ज़िंदगी भी निगल सकती हैं और इन आदत में सिगरेट नोशी सरे फहरिस्त है। सिगरेट नोशी या फिर तंबाकू नोशी एक तरफ खून पसीने की कमाई को धुएं में उड़ाने का मौजब भी बनती है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं टीबी, कैंसर, फेफड़े, दिल, दिमागी बीमारियों की राहें भी हमवार करती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया भर के 33% जो बालिग अफराद हैं इस बुरी लत में मुब्तला है और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहां सिगरेट नोशी का अफरियत तेजी से फैल रहा है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि रोजाना की बुनियाद पर डेली 1200 पाकिस्तानी बच्चे तंबाकू नोशी का आगाज करते हैं, सिगरेट पीते हैं। ये जाने बगैर कि हर साल 1,65,000 के करीब पाकिस्तानी तंबाकू नोशी से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं जिनका पहले मैंने डिस्कशन की है या बात की है, उसके सबब हलाक भी होते हैं। तो इस लानत से जान छुड़वाना बहुत ज़रूरी हो चुका है हमारे लिए। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो ये जानते हुए भी कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, लोग क्यों बाज नहीं आते हैं। सिगरेट नोशी जैसी आदत से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है और इसकी वजह से मजीद कौन कौन सी बीमारियों में हम मुब्तला हो सकते हैं, बात करते हैं हम। जनाब एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज जो सिगरेट नोशी करने वाले लोग हैं उनको हमने कहना है कि बाज आ जाए, उनको बताना है कि कितनी मुज़र चीज़ है और हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। इवन दो कि वो जानते भी हैं फिर भी वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये आज जो दिन मनाया जा रहा है इसका मकसद क्या है? आगाही पहुंचाना है उन लोगों तक जिन लोगों को पता भी है फिर भी वो इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो मैं अक्सर इसको कंपेयर करता हूँ वो डिजीज़ जिसको अभी आप लोगों ने मिल के सब ने अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दिया कोविड से। जी जी। उसकी डेथ मिला के भी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से नीचे थी। 2 साल अगर हमने देखा हाँ। तो ये पर ईयर 1,65,000 लोगों को की डेथ है। और ये डेथ अगर देखें टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म में भी डेथ होने वाले लोगों से, शहीद होने वाले लोगों से ज़्यादा है। बिल्कुल। बट प्रॉब्लम क्या है फिर, हम इसको क्यों नहीं आवाम को बता पा रहे? तो मैं ये समझता हूँ ये कलेक्टिवली हम सब का फेलियर है। इसमें हम पल्मोनोलॉजिस्ट भी शामिल हैं। अच्छा। आपको भी, मैं मीडिया को भी किसी हद तक रिस्पॉन्सिबल करता हूँ कि है। इसकी अवेयरनेस को हमने लिमिट करके रखा हुआ है ओनली तो 31 मई को। ओके। और ये इसमें आपने बिल्कुल सही फिगर बताई कि बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ हमारे अडल्टहुड के जो हैं लोग वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और बड़ी हैरानकुन बात ये है कि फीमेल्स में स्मोकिंग का रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हमें इसके बारे में बार बार बात करनी चाहिए। और इसके नुकसान जो कि आपने बताए हैं इससे बेतहाशा ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं अगर इसका आपको एक स्केच खींच के बताऊं दुनिया में
तो 8 मिलियन पीपल जो है ना वो इससे इनकी डेथ होती है पर ईयर। ओके। इसमें से 7 मिलियन वो हैं जो डायरेक्ट स्मोकिंग से इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और 1.2 मिलियन वो हैं जो इनडायरेक्ट सेकंड हैंड स्मोकिंग से इफेक्ट होते हैं। अच्छा। अब पाकिस्तान में तकरीबन 165 लाख 1,65,000 लोग इसका शिकार होते हैं, डेथ होती है उनकी। उनमें से 31,000 वो हैं जो सेकंड हैंड स्मोकिंग से जिनकी डेथ हो रही है। सो ये बहुत अलार्मिंग है। हमारा ये ख्याल है कि तकरीबन 60 करोड़ दरख्त हम पर ईयर इसके लिए यूज़ करते हैं दुनिया में, और 80 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में यूज़ फेंक रहे हैं इसमें आप देखिए। सो इतने दरख्त आप कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड आप हवा में फेंक रहे हैं, और उसको आप उसके लिए वाटर भी यूज़ किया जा रहा है, ये भी याद रखिए। अच्छा। उसकी प्रोडक्शन में। ठीक सो है। आप एक तो 8 लाख लोगों की जान भी जा रही है, और ये जो रिसोर्सेज थे जो हम डिफरेंट पर्पस में यूज़ कर सकते थे वो भी हमें वेस्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन हम सब जानते हैं। अब आपको हैरानगी होगी सुन के कि 650 बिलियन जो हम रुपीज़ हैं वो इस पे खर्च कर रहे हैं, जो सिर्फ सिगरेट पे, जो कि 1.6% ऑफ GDP है। अगर आप इसको यहाँ से सेव करें तो कितने हॉस्पिटल, कितने हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म किए जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शायद डरते हैं, मैं ये समझता हूँ एज गवर्नमेंट कि हम जो रेवेन्यू इनसे जनरेट कर रहे हैं शायद वो ज़्यादा ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा। जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं स्मोकिंग पे वो इससे ज़्यादा है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री को किसी फॉर्म में थोड़ा सा कम कर सकें या बंद कर सकें तो हम अच्छा खासा। लेकिन आपको लग रहा है डॉक्टर इरफान कि इसको रोकने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं, या काफ़ी हैं वो इकदाम अगर किए जा भी रहे हैं तो? देखिए, मैं अपने लेवल पे अगर हम बात करूं, जब हमने ट्रेनिंग भी स्टार्ट की तो अभी भी एक नाम है जिसको मैं बार बार हर मीडिया पे कोट करता हूं, वो प्रोफेसर जवेद खान है, जो आगा खान बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस पे जहाद की तरह काम किया। ये वही शख्स हैं जिन्होंने शीशा स्मोकिंग के अंगेज केस किया, और उसके बाद जो आपकी आला अदलिया उसने इसको बैन किया। ओवरऑल हम लोग एज अ पल्मोलॉजिस्ट भी हम अपने पेशेंट्स में भी स्मोकिंग सेसेशन के लिहाज से वो बात नहीं करते। हालांकि 5 मिनट की काउंसलिंग जो है वो 15% लोगों को स्मोकिंग से छुड़ा सकती है, लेकिन क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है और हम अभी भी इस पर उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे जितनी हमें देनी चाहिए। अब देखिए, पूरे पाकिस्तान में एक नाम मैं कोट कर सकता हूँ, लेकिन पूरे और किसी जगह पे किसी भी प्रोविंस में हमारे पास कोई नाम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो उस पर बात करता हो। हम लोग जब यंगस्टर होते हैं, क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं स्मोकिंग सेसेशन, लेकिन वो हमारा लास्ट कंपोनेंट होता है, बिकॉज और इतनी डिजीज रेस्पिरेटरी की जिनमें हम 5 मिनट में इतने पैसे कमा सकते हैं कि 15 मिनट हम इस पेशेंट को कैसे देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर फोकस किया जाना चाहिए। जहाँ तक रही गवर्नमेंट की बात, तो मैं नहीं समझता किसी भी गवर्नमेंट की सोल्यूट से अब हम इतना टाइम हो गया कि ये प्रायोरिटी रहा है कि स्मोकिंग सेसेशन पे बात की जाए। हालांकि हैरानकुन बात यह है कि इसका एक अदारा भी है जो आके इसके बारे में इसी दिन अवेयरनेस देता है, अदरवाइज वो पूरा उसके अलावा हमें कहीं नजर नहीं आ रहा होता कि उसने अवेयरनेस भी फैलानी है। लेकिन अब आप ये भी देख रहे होंगे मार्केट में इसके मुतबादिल भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ई सिगरेट आ गया है, निकोटिन पाउचेज आ चुके हैं, मतलब इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि अब इससे जान छुड़वाना आपको नहीं लगता कि नामुमकिन सा हो चुका है? बिल्कुल ठीक है। और आपने सोचा ये ऐसे क्यों हुआ? सोचने की बात है ना, अगर सिगरेट मौजूद थी और इतने माशाल्लाह लोग हमारे सिगरेट पी रहे हैं। देखिए, मार्केटिंग का दौर है। अब एक नई इनोवेशन उन्होंने ये की है, और उनकी अगर वेबसाइट पे आप जाके देखें तो अगले 10 साल बाद आपको ये सिगरेट मिलना शायद मुश्किल हो जाए। और लोगों के माइंड में ये डाल रहे हैं कि जो निकोटिन पाउच है या ये जो वेपिंग वाला आपका जो सिगरेट है ये मच बेटर देन दैट वन। आपकी इससे एडिक्शन नहीं होती, इसमें और एलिमेंट काम है। एक जो सिगरेट है उसमें 7000 केमिकल होते हैं, जिसमें से 250 केमिकल ऐसे हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस होते हैं। लेकिन एक ऐसा केमिकल है, अगर वो है तो आप इस तरफ जरूर जाएंगे, वो है निकोटीन। एडिक्शन निकोटीन की होती है। अच्छा। आप देखें, आपको निकोटीन पाउच के बारे में बताना शुरू कर दिया कि जी वो बहुत अच्छे हैं, आप सिगरेट में नहीं जाते। लेकिन जब ऐसी स्टडीज आ चुकी हैं जो बताती हैं कि अगर आप निकोटीन पाउच यूज करते हैं तो आपके एडिक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये कहा जाता है कि अगर 5 शख्स में से 5 शख्स ट्राई करते हैं स्मोकिंग के लिए तो 3 लाजमन एडिक्शन पे चले जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब आप स्मोक से डरते हैं, जी स्मोक है इसके अपने नुकसान है, हम नहीं यूज कर रहे सिगरेट, हम वेपिंग पे आ रहे हैं। वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी एक टोटल डिफरेंट चैप्टर है। अच्छा, अभी क्योंकि ये न्यू है, इसके कितने हैजरस इफेक्ट हैं ये हमें 10 से 20 साल बाद पता लगेगा। लेकिन टेक्निकली एक बात हम कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम निकोटीन यूज कर रहे हैं। निकोटीन जो है वो एडिक्टिव बिहेवियर रखती है, तो ये किसी सूरत भी इसका मुतबादल नहीं है, ये किसी सूरत भी लेस टॉक्सिक नहीं है। लेकिन ये गेमिक्स है, और देखिए अब इसको हम कैसे। लेकिन हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो नया नया यूज़ करना शुरू होते हैं, वो चाहे सिगरेट हो या फिर वेपिंग हो, वो कहते हैं जी हम स्मोकिंग नहीं करें, हम सिर्फ पफिंग करें, जिसकी वजह से शायद हमारे लंग्स इतने इफेक्ट नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये स्टार्ट क्या की जाती है, अब तो खैर वो टाइम कम आ गया। एक ज़माने में आपको याद है कि जो सिगरेट पीता था वो ही एक अच्छा पावरफुल बंदा समझा जाता था, तो लोग इसको यूज़ करते थे एज ए स्टेटस सिंबल
एज अ पावर सिंबल। सही। अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट है ना, हम पफिंग करते हैं, मैंने आपको एक बात कही है कि इसमें निकोटीन है। हाँ जी। तो उसने तो पफिंग से भी अब्जॉर्ब होना है। अच्छा। तो वो एडिक्शन पहले 1 की होगी तो 2 की होगी, फिर 3 और वो बढ़ती जाएगी। फिर आपकी सोसाइटी में पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस एलिमेंट इतना ज़्यादा है, तो हमने समवट ना अपने ज़हन में एक बात बना लिया कि जी अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो स्ट्रेस का एलिमेंट कम होता है। सो ये एक स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर भी बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। ऐसा कतन नहीं है कि अगर आप पफिंग कर रहे हैं तो आप अगले 2 साल भी पफिंग करते रहेंगे, नॉट एट ऑल, आप उसके अगले स्टेप पे जाएंगे ही। अच्छा। सो किसी सूरत भी ये जो सिगरेट है या वेपिंग है या निकोटिनिक पाउच है, ये किसी सूरत भी आपके, लेकिन एडवर्टीजमेंट ही इस तरह की जा रही होती है कि अगर आप निकोटीन पाउचेस लेंगे या दूसरी चीजें ऑल्टरनेट अगर सिगरेट का लेंगे तो आपकी हेल्थ काफी हद तक कम इफेक्ट होगी। यही तो मार्केटिंग है ना जी। हाँ। देखिए, आपको मैंने बताया कि निकोटीन इज नॉट एडिक्टिव, बाकी छोड़ दें। हाँ। लेकिन वो इस बात पे नहीं कर रहे, वो आपको स्मोक से डरा रहे हैं और अदर केमिकल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जो एडिक्टिव केमिकल है वो इंग्रेडिएंट हर चीज का है। ओके। ये ज़हन में रख ले, तो वो एडिक्शन पे उसने जाना ही जाना है। और इट्स अ गेटवे टुवर्ड्स एडिक्शन, एक नहीं मल्टीपल एडिक्शन हो जाती है। मल्टीपल एडिक्शंस है। तो कैसे बच सकते हैं जो ऑलरेडी चेन स्मोकर्स हैं, वो किस तरह इस चीज को कम कर सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ इसमें ना हमें एज अ फैमिली भी रोल प्ले करना चाहिए। और जो फैमिली का बड़ा है उसको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। आजकल का जो टाइम है उसमें आपकी जो नज़र है, जो हमारी माओं की काबी नज़र नहीं होती थी, वो वाली कम होती जा रही है। आपको उनको इसके हैजर्ड इफेक्ट, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हाँ। आपको उनको बताना चाहिए कि इसके नुकसान कितने ज़्यादा हैं। वो आप किसी यूट्यूब से भी दिखा सकते हैं, आप किसी फ़ोटो से भी उनको बता सकते हैं। अगर इनको छोटी एज में ये इमेज दिखाए जाएंगे तो वो डेफिनेटली इससे दूर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा एक एलिमेंट जो मैं बार बार बात करता हूँ वो है हमारा फिजिकल एक्टिविटी का। वो ख़त्म होता जा रहा है। हमारे बच्चों में जो बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटी करना है वो ना होने के बराबर है। ग्राउंड नहीं एग्जिस्ट करते, कल्चर चेंज हो गया। 2 साल कोविड की वजह से लोगों ने घरों में ये गेम्स जो है इसको बच्चों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी है ये किसी हद तक इसका नेमुल बदल है। यही आपका स्ट्रेस रिलीव करती है। तीसरा ये है कि जब भी किसी डॉक्टर को पता लगे कि पेशेंट स्मोकिंग है तो वो उस डिजीज़ के से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि स्मोकिंग पे ज़रूर फोकस करें। अच्छा। उसको कन्विंस ज़रूर करें ये स्मोकिंग को कम करें। देखिए, हमने सिगरेट पे वो भी लगा दी तस्वीरें भी कि ये कितना कैंसर करते हैं, तो लोग अक्सर वो कहते हैं कि वो वाला सिगरेट दें जिस पर खतरनाक तस्वीर बनी हुई है, वो अच्छी होती है। तो लोग तो इसको भी समझ नहीं पाए। फिर तीसरा है कि आप लोगों पे भी कि आप लोग इसको बाहर बात करें, इस पर जरूर करें। आई कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर वी हैव, आई नो कि इसमें बड़े रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, लेकिन किसी हद तक ये समझें कि हम अपनी जनरेशन को इसमें वेस्ट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है इन सेंस ऑफ अमाउंट जो कि हम इस पर लगाते हैं, प्लस जो डिजीजेज होती है। एक डिजीज है हमारी COPD, थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ। उसकी 90% वजह स्मोकिंग है। अच्छा, आप दूसरा लाहौरियों के लिए मैं एक बात बता दूं कि आपके हवा में इतनी पोल्यूशन है कि आपको सिगरेट की जरूरत ही नहीं। आप बाहर जाके 2-3 दफा सांस ले लें तो आप। लेकिन डॉक्टर इरफान, बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्रेविंग्स हो रही होती है, तो अल्टरनेट भी डॉक्टर्स बता देते हैं कि शायद आप कॉफ़ी सूंघ लें, च्युइंगम खा लें, कुछ और सॉफ्ट मीट्स खा लें, तो इस तरह की चीज़ें काम आ सकती हैं हमारी। देखिए, स्मोकिंग क्विट करना ना इट्स डिफरेंट साइंस, ये ज़हन में याद रखिए। ये एक डॉक्टर नहीं, एक पूरा पैनल होता है जिसकी एक्सपर्टीज होती है, जिसमें एक पल्मोनोलॉजिस्ट बैठा है, जिसमें साइकेट्रिस्ट बैठा है, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट बैठा है, रिहेबिलिटेशन वाला बैठा है। हर शख्स को स्मोकिंग छोड़ने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हमारा एक सवाल हमें बता देता है कि ये पेशेंट इस पे डिपेंडेंट है या नहीं। वो ये एक सवाल है कि जी आप पहली सिगरेट उठने के कितनी देर बाद पीते हैं। अगर कोई शख्स उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर सिगरेट पीता है, इसका मतलब है उसको सिगरेट छोड़ने के लिए साथ कोई एडिटिव सब्सटेंस यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज रेस्ट जो है पेशेंट वो सिगरेट छोड़ सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ याद रखें, ये कोई हीरोइक मैनर नहीं है कि आप सुपरमैन बन गए, आपने आज कहा शाम को सिगरेट छोड़ दी, नॉट एट ऑल। आप पहली मुलाकात जब डॉक्टर से करते हो, डॉक्टर का भी ये होना चाहिए कि वो उस मुलाकात में कोई डेट डिसाइड कर। अगर डेट डिसाइड कर लेता है बस दैट इज़ फेयर एनफ, और उस डेट पे नेक्स्ट काउंसलिंग की जाए। इतना उस पेशेंट को पुश ना करें कि वो उस वक्त आप समझे सिगरेट छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो रीबाउंड करेगा। ठीक है, सो इससे वो दोबारा से आपके पास आएगा ही नहीं, फायदा ही नहीं है फिर उसकी काउंसलिंग करने का। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब, ये तंबाकू नोशी के हवाले से हम बात कर रहे थे, सिगरेट के किस तरह हम इसको छुड़वा सकते हैं। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें कि वो सिगरेट पीते हैं, लेकिन आपकी सेहत का ख्याल भी आपको खुद ही रखना है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तरक्की करती जा रही है और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है हमारी ज़िंदगी में, वैसे वैसे ही साइबर क्राइम में भी इजाफा ही होता जा रहा है। और साइबर क्राइम में मुलव्वस माफिया आए दिन आवाम को लूटने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेती है। कभी बड़े ब्रांड्स की जानिब से डिस्काउंट ऑफर और इनामात का लालच दिया जाता है, तो कभी बड़े गेम शोज का नाम लेकर पैसे बटोरे जाते हैं लोगों से, और उसके साथ साथ बैंक्स का नाम लेकर भी बहुत सारे फ्रॉड्स का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। तकरीबन तमाम बैंक्स अपने सार्फिन को ऑनलाइन बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग की सहूलत फराहम करते हैं। धोखेबाज और फ्रॉड करने वाला जो माफिया है, बैंक मुलाजिम बनकर हमें कॉल करता है और सार्फिन से मुख्तलिफ बहानों से इंफॉर्मेशन लेकर उनके अकाउंट का सफाया भी कर देता है। और आजकल एक फ्रॉड जिसे सिम स्वैप का नाम दिया जा रहा है, बहुत से लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं। और स्टेट बैंक की अभी रिपोर्ट आई भी है और उसके मुताबिक इन क्राइम्स में मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें महज चंद सेकंड्स में आपका जो बैंक अकाउंट है उसका सफाया हो सकता है। ये सिम स्वैप नामी फ्रॉड है क्या, लोग इसमें कैसे ट्रैप हो सकते हैं, इसे रिपोर्ट कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जैन कुरैशी हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैन, ये फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और कुछ नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो बताइए कि क्या क्या अपडेट हो चुका है इसके अंदर और उसको किस तरह एलैबोरेट करेंगे और उसके आगे बात करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसमें जो बड़ी एक अहम चीज़ है वो ये है कि मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं वो लोगों के साथ कमिट किया जा रहा है। अब इसमें देखा ये गया है कि लोगों की बाज़ औक़ात मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है, बाज़ औक़ात उनको लालच दिया जाता है। ऐसे ही है। अब जैसे मैं एक दो मिसालें पेश कर देता हूँ जो रिसेंटली लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स कमिट हुए। कैसे, जैसे एक शख्स को मैसेज आ जाता है फेसबुक के ऊपर कि आपका जो है वो इनाम निकल आया, अच्छा, आपकी लॉटरी निकल आई है। आपको व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज रिसीव हो सकता है कि आपका इनाम निकल आया। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका रिप्लाई ये लिखते हैं कि आप हमें बताएं कि हम ये इनाम कैसे हासिल कर सकते हैं। या बाज़ औक़ात कॉल आ जाती है कि आपका इनाम निकला है, हमें आपकी तफसीलात चाहिए, जिसमें वो आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर लेते हैं और इसी तरह मजीद इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। सही। होता क्या है कि आपका इनाम तो निकलता नहीं, लेकिन जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं वो ज़रूर वो जो है वो उनको निकालने में कामयाब हो जाते हैं जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं। अब इसी तरह एक और किस्म है जिसके अंदर किया ये जाता है कि जैसे लोगों को ये मैसेज किया जाता है और ये बताया जाता है कि हम किसी दूसरे मुल्क से बात कर रहे हैं, अच्छा, और वहाँ पे किसी एक शख्स की जो है वो डेथ हो चुकी है और उसके कोई लीगल हेयर्स नहीं है, ओके, और उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं जो मिलियंस के अंदर हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये पैसे आपको दे दिए जाएं। आपको करना ये होगा कि आपको इस एक जगह पे जाके अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को लिखना होगा, प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, और उसके बाद हम ये करेंगे कि हम आपको वो तमाम पैसे जो हैं वो ट्रांसफर कर देंगे। और उसमें उनसे बाज़ औक़ात जो है वो फिर तरीके से फीस जो है वो ली जाती है। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक ऐसा केस जो है वो उसमें मैंने एक कंप्लेनेंट की तरफ से कोर्ट में एक ऐसे शख्स को रिप्रेजेंट भी किया जो विक्टिम था, ओके, जिससे 17 से 18 लाख रुपए इस तरीके से हासिल किया गया था। इसी तरीके से फिर एक तीसरी किस्म है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है और उसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को हमें बताना होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये कमिट हो रहा है। उसमें लोग खौफ की वजह से पैसे दे रहे हैं। अच्छा, आपको एक कॉल आ जाएगी जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि आपका बच्चा जो है वो हमने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका बच्चा गिरफ्तार हो चुका है और अगर आपने इसको छुड़वाना है तो आप फौरी तौर पर जाएं और इस एक नंबर के ऊपर जो है आप फौरी तौर पर जाके जो पैसे हैं वो जमा करवा दें। ठीक है। बहुत सारे इंस्टेंसेस में ये देखा गया, लोग ये भी वेरीफाई नहीं करने की कोशिश करते कि जो उनका बच्चा है वो घर पे है या कहीं बाहर गया होगा। एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोग खौफ में आके वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये भी एक फाइनेंशियल फ्रॉड की जो किस्म है जो रिसेंट जो लोगों के साथ क्राइम कमिट हो रहे हैं। फिर एक और किस्म भी है, वो ये है कि जैसे जब आपने शुरू में हवाला दिया वो सारे डिस्कशन का, उसमें आपने बताया कि लोग मंगवाते कुछ हैं और आ कुछ जाता है। एग्जैक्टली। अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी मैंने देखे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्या करते थे कि उनके पास फेसबुक के ऊपर पेजेस बने हुए थे, सोशल मीडिया के ऊपर उनके पेजेस थे, जहाँ पे वो जो चीज़ एडवर्टाइज कर रहे होते थे, जो लोगों को दिखा रहे होते थे, वो प्रोडक्ट जब जाता था लोगों के घरों में वो फेक प्रोडक्ट जाता था। वो लोगों को धोखा देते थे, बाज़ औक़ात ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखाते थे, प्राइस ओरिजिनल प्रोडक्ट की लेते थे, लेकिन जो चीज़ भेजते थे वो सब स्टैंडर्ड होती थी। अब इसमें बड़ी अहम चीज़ जो थी, मैं बाज़ औक़ात तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी इस बात पे हुआ कि उस एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो लोगों के रिव्यूज़ थे वो
ऑलरेडी मौजूद थे अच्छा, कि यहाँ से शॉपिंग मत की जाए, ये फ्रॉड कमिट कर रहे और हैं, फिर भी लोग जो है वहां से उसके purchasing बावजूद कर- लोग उस पेज पे जा रहे हैं। ये देखें उसमें 2-3 चीजें आ जाती हैं। एक तो जब लोग देखते हैं कि प्राइस बहुत कम मिल रही है हाँ, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो इस किस्म के जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उनके पास बड़ी टेक्निक्स होती हैं। सही, वो टेक्निक्स जो ट्रैप करने की होती हैं वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं कि उसमें आम तौर पे जो एक आम इंसान होता है वो बड़े आसानी से ट्रैप हो सकता है। अब एक चीज़ हमें जो बतानी होगी लोगों को वो ये है कि देखें, इस किस्म के मामलात जो होते हैं इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है, फाइनेंशियल फ्रॉड जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आज, इनके ऊपर तब तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक आप खुद सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर वर्कआउट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स आए दिन नई नई टेक्निक्स के साथ होते ही जा रहे हैं, जैसे आपने बताया भी है। और आजकल जैसे मैं बात करी थी कि सिम स्वैप नामी भी एक नया फ्रॉड सामने आ चुका है। ये क्या है और किस तरह कोई हमें ट्रैप कर सकता है? देखिए, इसके अंदर भी देखिए मैं एक बड़ी अहम बात बताता चलूं कि जो हम जब सिम की बात करते हैं, ये सिम इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले इसकी अहमियत की हम बात अच्छा। कर लेते हैं। देखें, सिम इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग इदारा है, अगर वो किसी भी शख्स के बारे में ये जानना चाहता हो कि उसकी लोकेशन क्या क्राइम सीन पे मौजूद थी या नहीं थी, ठीक है, उसका किससे राब्ता था, उसकी कॉल हिस्ट्री क्या थी, ये तमाम चीज़ें वेरीफाई हो सकती हैं सिम थ्रू के सिम कार्ड। इसके हवाले से मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि सिम बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सही, जिनका इस्तेमाल पॉसिबल ही नहीं है अगर आपके पास सिम कार्ड ना हो। सिम कार्ड ना, या फिर आप अपना मोबाइल फोन जैसे वहाँ पे आपके नहीं पास दे रहे। व्हाट्सएप हाँ, है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपका अपना बैंक अकाउंट, हाँ, ऑनलाइन बैंक अकाउंट बिल्कुल है, ऐसे ही है जी। उसको भी बनाने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जाता है। और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जो ट्रांजैक्शनल हिस्ट्रीज होती हैं जिनको करने के लिए ट्रांजैक्शनल जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें दरकार होता है आपका मोबाइल नंबर, आपको कोड रिसीव होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब होता क्या है, जो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें जब सिम कार्ड की हम बात करते हैं तो हमारे पास हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अभी भी हम ये समझते हैं कि हम सेफ हैं, कोई शख्स हमारे नाम से सिम नहीं निकलवा नहीं सकता। निकलवा सकते क्योंकि अब बायोमेट्रिक हो गई हुई है। जी, हाँ, यही गलत फहमी को हमें दूर करना है। अच्छा, कोई भी शख्स जो है वो इस किस्म का फ्रॉड कमिट कर सकता है। ठीक है, कोई भी आपका जो आपके नाम से सिम कार्ड को निकलवा सकता है। सही, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप जब किसी जगह पे सिम लेने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके जब अपने थंब इम्प्रेशंस के लिए जो भी डिवाइस आपको दी जाती है सिम के लिए निकालने के लिए जो होती है, उसमें क्या होता है कि आपको एक वेरिफिकेशन का पहले प्रोसीजर से गुजरना होता है। एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर आप जाके थंब प्रेस करते हैं और उसके बाद वो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। कुछ ये भी देखा गया कि बाज़ औक़ात वो फ्रेंचाइजीज के ऊपर जो है वो इस किस्म का अच्छा। जो फ्रॉड कमिट किया गया लोगों के साथ, उन्हें ये पता ही नहीं चला था कि उस वक्त उनको कह दिया गया कि आपका जो सिम है वो नहीं अभी सिम नहीं निकल सकती, सही। लेकिन लेटर ऑन पता चला कि वो सिम्स जो थी वो निकाल दी गई। फिर इसी तरह कुछ लोगों के साथ ये भी कमिट किया जाता है कि उनको ट्रैप इस तरीके से भी किया जाता है कि उनको कहा जाता है कि ये इनाम है, ये लॉटरी है जिसमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले थंब आपको वेरिफिकेशन करनी होगी ओके, और ये उसके बाद आप इस लॉटरी में अप्लाई कर लेंगे। फिर ये बात भी सामने और आएगी। एक इस तरह की भी चीज हो सकती है जैन कि हमने देखा है कि गली मोहल्लों में भी यहाँ स्टॉल्स लगाए जाते हैं सिम्स के, कि बिल्कुल, यहाँ से आके आप सिम्स ले जाएं। फिर जेली थंब इम्प्रेशंस वाला मामला भी सामने आया। ओके, तो ये एक ऐसा मामला था जहां पे आके मैं समझता हूँ कि ये चीज सामने आई कि जो सिम कार्ड का मिसयूज है, इसके थ्रू साइबर क्राइम करना क्यों आसान है, मैं वो भी बता देता हूँ। देखें, जब कोई शख्स फेक सिम कार्ड इस्तेमाल करता है, किसी की आइडेंटिटी को यूज कर रहा है, हाँ, तो जो क्राइम करने वाला शख्स है वो तो सामने आ ही नहीं उसका रहा। तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये इतना लेस रिस्की मामला है उसके लिए। एक तो वो पहले ही एनोनिमस है, कोई इसको बिल्कुल, जानता नहीं, बिल्कुल। फिर उसने सिम भी किसी के नाम की इस्तेमाल कर ली। अब जब ये दोनों काम हो गए, अब लोग बाज़ औक़ात ये कहते हैं जी हमें तो जिस नंबर से कॉल आई थी वो नंबर हमारे पास है। अच्छा, देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई शख्स आपको कॉल कर रहा है, किसी फेक सिम कार्ड के थ्रू कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ही ये है कि वो शख्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील ही नहीं करना चाह रहा, छुपाना चाह रहा है। बिल्कुल, अब लोग ये समझते हैं कि चूंकि एक नंबर हमारे पास आ गया, हमारे पास एक मैसेज आ गया उस नंबर से, तो हम उस शख्स तक पहुंच जाएंगे। हाँ। ये पॉसिबल नहीं है। वो शख्स जो है वो हो सकता है वो 5 घंटे या 6 घंटे तक अपना नंबर चलाएगा और फ्रॉड कमिट करेगा और बंद कर देगा। पता नहीं कहाँ जाएगा। और
फिर मैं एक और बात भी बताता चलूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या आता है, जैसे हमने ये बात की। तो फिर कैसे जैन फिर कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर हम लोगों ने सिम लेने जाना है तो फिर क्या क्या एसओपीज हैं जिसका हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए? मतलब हमारे में तो ये है ना कि बायोमेट्रिक चीज हो गई है एक, तो अब हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, हमारे नाम पे कोई और नहीं सिम निकलवा सकता। तो इस तरह की चीजों को फिर यहाँ पर जो मोबाइल कंपनीज है उनको ख्याल रखना चाहिए फिर इन चीजों का। देखिए, एक तो मैं बताता चलूँ, जैसे मैंने पहले बात की सेल्फ अवेयरनेस की, अब ये बड़ी बेसिक सी बात है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, वो ये बताते हैं कि उनको एक कॉल रिसीव हुई और वो कॉल ये थी कि आपका मैं रिलेटिव बात कर रहा हूँ और मुझे ये पैसे चाहिए। अच्छा। उन्होंने अपने रिलेटिव से भी वेरीफाई करना ये पसंद नहीं किया कि क्या तुम्हें वाकई पैसे चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ। और वो उसको पैसे भिजवाते रहे। अच्छा। अब लेटर ऑन जब उन्होंने अपने रिलेटिव से वो पैसे दरकार किए तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपसे कभी पैसे नहीं लिए। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, ये जो अभी हम जिस दौर की तरफ जा चुके हैं, यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ों की तरफ जो है वो ध्यान देना होगा। नंबर 1, एक मैंने जो सेल्फ अवेयरनेस की बात की, अगर आपसे कोई शख्स पैसे मांग रहा है, आप एक कॉल कर लो उस शख्स से, उसके नंबर पे जो आपके पास मौजूद है, और उससे खुद पूछ लो। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। सेकंड बात ये है कि जब आप सोशल मीडिया के ऊपर स्ट्रेंजर्स को ऐड करते हैं, फिर उन स्ट्रेंजर्स के हाथों आप खुद ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, ये गलती इसमें आपकी खुद है। दूसरी और तीसरी अहम बात यह है कि देखें, जब भी कोई शख्स है आपके पास आता है और आपसे कोई बैंक डिटेल हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे वो आपसे ब्रांच मैनेजर बन के बात क्यों ना कर रहा हो, 1 मिनट के लिए सिर्फ ये सोचें कि अगर वो आपका ब्रांच का मैनेजर है तो उसको आपसे इंफॉर्मेशन क्यों लेनी पड़ेगी? बिल्कुल ऐसे आपकी सारी इंफॉर्मेशन तो उसके पास है। सारी इंफॉर्मेशन। फिर एक और चीज है कि अगर कोई शख्स है आपको कहता है कि मैं किसी इदारे से बात कर रहा हूँ, आपकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आपको कोई शख्स डरा रहा है, ओके, आप उस शख्स से सिंपली ये कहें कि आप मुझे बताएं मैंने आना कहाँ पे है, मुझे कोई नोटिस है आपके पास, वो नोटिस जो है मुझ पे सर्व करें, मुझे वो नोटिस व्हाट्सएप कर दें, मैं आपके पास आ जाता हूँ, मैंने कहाँ पे आना है। ये 3-4 बेसिक चीजें हैं, अगर लोग उसको अडॉप्ट कर लें। और इसी तरह जो मैंने पहले मिसाल दी जिसमें लोगों को ये कॉल आ गई कि आपका बच्चा जो है वो अगवा हो चुका है, गिरफ्तार हो चुका है, उसमें भी बेसिक चीज है, आप अपने बेटे को एक दफा कॉल करके पूछ लें कि बेटा आप हो कहाँ पे। अब ऐसा भी क्या खौफ कि लोग जो है वो डायरेक्ट राब्ते से जो है वो उसको डायरेक्ट राब्ता नहीं कर पाते। और इसकी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो ये जो सारी हमने आज लोगों को बताया कि ये टेक्निक्स अडॉप्ट की जा रही हैं लोगों को फंसाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें मसला क्या आता है, मैं ये भी बताता चलूँ, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स मैंने देखे जिसमें लोगों की रिकवरी मुश्किल हो जाती है। अब देखें, एक शख्स है वो उसके लिए 2 लाख की वर्थ कुछ और है, एक शख्स के लिए एक चौकीदार है या एक ऐसा तबका जो डेली बेसिस पे कमाने वाला है, उस शख्स से अगर कोई शख्स इतने पैसे ले जाए जो कि उसका मैं समझता हूँ उसकी एक सारी की सारी आमदनी जमा पूंजी है, वो कोई शख्स ले जाए, तो उसमें हमें ये और फिर मैं एक और बात बताता चलूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये वहां पे ज्यादा क्राइम होता है जहां पे एजुकेशन की कमी है। ऐसा नहीं है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ भी उसी तरह कमिट हो रहा है। तो इसमें सिर्फ एक चीज ये है कि सेल्फ अवेयरनेस इज द बिगेस्ट, आई थिंक, जो एक टूल है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके थ्रू हम ये तमाम तो जितने भी फाइनेंशियल एटलीस्ट जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको कम कर सकते हैं। हमारे साथ जैन कुरैशी साइबर क्राइम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। जैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह जनाब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हवाले से, और सिम स्वैप नामी आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, और सिम के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी जितनी भी जो मतलूबा फ्रेंचाइजीज हैं, जिस भी नेटवर्क का आपको चाहिए, आप उनकी फ्रेंचाइजीज पे जाके ही कोई भी सिम निकलवाएं, और ख़ास तौर पर एहतियात करें, किसी भी बाहर मार्केट में कोई भी स्टॉल लगा हुआ है वहाँ से सिम ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि वहीं से ये चीज़ें सारी स्टार्ट होती हैं। क्योंकि हमें तो इल्म नहीं है इस चीज़ का, लेकिन वो जो फ्रॉड करने वाले बैठे हुए होते हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों की मिसाइल डिस्कस करते हैं। जितनी तेजी के साथ लाहौर की आबादी बढ़ती जा रही है ना, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि इसकी जो मसाइल हैं उसको कोई हल कर सकता है, क्योंकि मसाइल भी
उसके साथ साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। और लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो इसकी तरक्की, इसकी खूबसूरती, तामीरात समेत तमाम शहर की जिम्मेदारी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA के सुपुर्द कर दी गई है। लाहौर में बगैर नक्शे और गैर कानूनी तामीरात का जो रुझान है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके खिलाफ LDA का ऑपरेशन किया जाता है। और हालिया चंद दिनों में LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने नक्शों के बरक्स अमलाक के इस्तेमाल पर 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज सरबमोहर की हैं और अब इस ऑपरेशन का जो दायरा कार है वो मजीद वसी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाने के लिए LDA सगिया टूल प्लाजा फूल मंडी गोल चक्कर को 13 करोड़ 73 लाख की लागत से खूबसूरत बनाने का भी फैसला किया गया है। और LDA ने आइंदा माली साल 2022-2023 के ADP में तरक्याती मंसूबों का रोड मैप पेश कर दिया है। 202 अरब पर मुश्तमिल जारी तरक्याती स्कीम समेत नई 27 स्कीम्स को आइंदा बजट में शामिल करने की भी सिफारिश की गई है। तो LDA की जानिब से लाहौर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मजीद कौन कौन से मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं और पहले से जो जारी मंसूबे हैं वो कब तक मुकम्मल हो पाएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है ज़ैनुल आबदीन है। ज़ैन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतर होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़ैन, शहर लाहौर में हम देखते हैं कि LDA रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही होती है, जिसमें बहुत सारे गैर कानूनी तजावुज़ात और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सरबमोहर किया जाता है। तो अब भी 50 से ज़ायद जो है उन्होंने सरबमोहर की है। तो लेकिन फिर भी हमें भरमार रहती है, तजावुज़ात, गैर कानूनी तामीरात भी है। इसकी वजह क्या है? ऑपरेशन करने के बगैर बावजूद भी ये चीज़ें वैसी की वैसी मौजूद है। अब मुनीबा, जिस तरह आप अभी बता रही थी ना कि लाहौर की जो आबादी है हाँ वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए कोई भी मास्टर प्लान मौजूद नहीं है। और मास्टर प्लान ना होने की वजह से और कोई रोड मैप ना होने की वजह से ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या तजावुज़ात हैं इनमें इजाफा होता जा रहा है। ये जो अभी रिसेंट 2 दिनों में LDA की तरफ से 50 से ज़ायद इमलाक को सरबमोहर किया गया है, ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों को रोकना चाहिए, लेकिन ये इस शहर के लिए इनफ नहीं है। जो एक सर्वे किया गया था उसके मुताबिक ये जो LDA की हदूद है, लाहौर में 2 एडमिनिस्ट्रेशन चल रही हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और एक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में तकरीबन 12 लाख से ज़ायद बिल्डिंग्स ऐसी मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर तमीर की गई हैं। और उस 12 लाख बिल्डिंग्स में से आप अगर 50 बिल्डिंग को सील कर देंगे या सरबमोहर कर देंगे या तोड़ भी देंगे तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जिस जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो उसको ऐसा कोई कानूनी रास्ता दिया जाए कि उस पूरे एरिया को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया जाए और उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर दिया जाए, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की वजह से सिर्फ LDA के बायलॉज मुतासर नहीं हो रही, उस इलाके के जो रिहायशी हैं वो भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स अगर एक गली में रहता है और उसके जितने भी उस गली में घर हैं वो रिहायशी हैं, तो उसकी जो आमदोरफ्त है उस गली में वो उसके मुताबिक ही होगी जिस तरह रिहायशी हैं, और जो उनका ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया है वो उन रिहायशी घरों के मुताबिक ही होगा। जो उनको पानी की सप्लाई या यूटिलिटीज़ की सप्लाई दी जा रही है वो भी घरेलू कनेक्शंस के मुताबिक होगा। जैसे ही उस गली में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वो एक जनरल स्टोर से लेके कोई भी अपार्टमेंट बिल्डिंग तक हो, तो वहाँ पर यूटिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी तो अल्टीमेटली उसका वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेना शुरू करते हैं। और यही वजह है कि जो आप आए रोज़ कंप्लेंट देखती हैं या आप जो मसाइल उजागर करती हैं कि यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे सीवरेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो गए हैं, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रही, यहाँ पे रश बहुत बढ़ गया, ये उसकी एक बुनियादी वजह ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और जिस शहर में 12 लाख इमारतें गैर कानूनी तौर पर बनी हों तो उस इदारे के लिए भी ये अलमिया है कि वो 1975 से लेके आज तक क्या करता रहा है। यानी उनके मोर देन 40 ईयर्स, और आपने 40 सालों में इस गैर कानूनी इमारतों को बनने से रोकने के लिए उनको खुली छुट्टी दे रखी थी कि वो कहाँ पे तमीर करते रहें।
और मेरी जब ये टाउन प्लानिंग के LDA के टाउन प्लानिंग के ऑफिसर से इस हवाले से बात होती है तो मुनीबा ऐसा लेम एक्सक्यूज दिया जाता है, वो कहते हैं कि वो जी लाहौर में तो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन रुक ही नहीं सकती। भाई किस तरह नहीं रुक सकती? अब एक इदारा मौजूद है आपके पास, यहाँ पे नहीं आ रहा था बात करने के लिए तो कि हमें शायद पता नहीं क्या कहना पड़ेगा। आपको इस यहाँ पे आने के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिफेंड करने के लिए बैठा हो, जिसकी बुनियादी वजह मुनीबा ये है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये लाहौर में कंस्ट्रक्शन को शुतर बेमुहार छोड़ दिया गया। मतलब इनकी खुद भी नेग्लिजेंस है, सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ही इनकी है। मेरे नज़दीक मैं जो सोचता हूँ कि किसी भी जगह पे गैर कानूनी काम में 60% जो हिस्सा है वो स्टेट का होता है, 40% उस शख्स का होता है कि अगर स्टेट उसको खुली छुट्टी देती है तो फिर उसके बाद वो वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है। अगर स्टेट की जो रेट है वो इस कदर मजबूत हो तो ये किस तरह को कंस्ट्रक्शन करे। लाइक स्टेट की रिट थी, उन्होंने इमरान खान की रैली को लाहौर से बाहर नहीं निकलने दिया, तब आपको स्टेट की रिट याद आ गई। ये जब मुफादे आमा के काम है जहाँ पे हर बंदा हर फर्द वाहद जिससे मुतासिर हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी कभी मशीनरी खराब हो जाती है, कभी आपके पास पुलिस की नफरी मौजूद नहीं होती, कभी आप कहते हैं कि वो बहुत सुबह का टाइम है हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, कभी आपको मुजाहमत का सामना करना पड़ता है। ये जो आप प्रोग्राम से पहले मुझसे पूछ रही थी ना कि ये पहले इनको बनाने किस तरह देते हैं, ये टाउन प्लानिंग के अफसरान खुद इसकी पुश्त पनाही करते हैं तो वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। ये मिली भगत होती है। मिली भगत के बगैर कोई भी गैर कानूनी इमारत नहीं बन सकती। और यहाँ पे तो माशाल्लाह 8-8 मंजिला प्लाजे बन गए हैं, किसी ने कभी उनको जाकर पूछा नहीं है। तो इसके ऊपर होश के नाखुन लेने चाहिए। अभी मौजूदा जो वजीर आला हैं उनकी तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शन है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। इसी वजह से आपको ये 2 दिनों में 50 बिल्डिंग सरबमोहर होती हुई नजर आई है। आपको लगता है कि और मजीद होगा, इस चीज में बेहतरी आएगी? मुझे लगता है कि 7 दिन बाद ये ऑपरेशन बंद हो जाएगा, 7 दिन बाद ये मजीद कार्रवाइयां नहीं करेंगे। नहीं तो क्या उन्होंने पूरा अपना वो अचीव कर लेंगे टारगेट, या वैसे ही छोड़ देंगे? देखें ये 3-4 दिन खबरें चलवाएंगे ना कि देखें हमने 50 इमारतें सील करवा दी, ये हमारी जो क्लिपिंग है टीवी पे चली हुई, ये अरबाब इख्तियार को पेश करेंगे, वहाँ पे अपन जी अच्छा सब अच्छा की रिपोर्ट देंगे और फिर उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस माली साल में ये जो 2022-23 का माली साल चल रहा है, एक तो आप ये हम जिक्र करें ना गैर कानूनी तामीरात का, एक जो तामीरात हो गई उनसे जो फीस लेनी है सालाना या मुस्तकिल कमर्शलाइजेशन, 5 अरब रुपए फीस का टारगेट रखा गया कि ये 2022-23 में इनसे लेनी है। अभी तक सिर्फ 1 अरब रुपया रिकवरी हो सकी है, 4 अरब रुपया रिकवरी नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि आपने पूरे साल में कमर्शलाइजेशन फीस की मद में सिर्फ 20% काम किया है। तो ये आप 50-50 बिल्डिंग को सरबमोहर करके तो किस चीज़ की अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आप? इनको ज़रूरत है कि ये मोहल्लों में जाके लोगों से पूछें कि इनके इस एक छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से कि जो ये लाल रंग की ईंटें देख के तो आंखें बंद कर लेते हैं, उसकी वजह से लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। कोई सर्वेलेंस टीम नहीं है कि जाके ये चेक करें कि जहाँ पे तामीर हो रही है कोई चीज़ या कोई बिल्डिंग, तो वो गैर कानूनी तो नहीं है? क्या वो LDA से अप्रूव भी है कि नहीं? आज से 10 से 12 साल पहले जो LDA का टाउन प्लानिंग का शोबा था वो 2 जोन के ऊपर मुश्तमिल था। फिर आबादी बढ़ती गई, फिर ये 4 जोन के ऊपर आ गया। फिर इन्होंने मजीद सर्वेलेंस करने के लिए उसको 6 जोन पे ले गए। अब उसको 8 जोन के ऊपर ले गए हैं कि हर डायरेक्टर को जो एरिया है वो कम कर दिया ताकि उसकी सर्वेलेंस अच्छी रहे और उसको मशीनरी भी ज्यादा डिप्यूट कर दी और रिसेंटली नई मशीनरी भी खरीदी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार निजतों पर होता है, तो इसमें ये कार्रवाई करने में निजतें ज्यादा मैटर करती हैं, अमाल इनके कम है। फैसिलिटीज दे दी जाए कोई फायदा नहीं। अब आपको एरिया छोटे छोटे दे दिए ना, एक हाउसिंग स्कीम के ऊपर एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया कि यार कम से कम आप इस जो हाउसिंग स्कीम है कंसर्न, यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तो एटलीस्ट रोक लें। लेकिन वो अपने दफातर से बाहर निकलें, वो जाके सर्वे करें तो फिर वो ये कंस्ट्रक्शन को रोक सके ना। तो इसलिए मुझे तो लाहौर में इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकती हुई नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट को बड़ा सख्त इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकें और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए कमर्शियल हब बनाएं। कमर्शियल हब बनाने की जरूरत है। लाइक जोहर टाउन में जो फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर है, जहाँ पे ये एक निजी मॉल भी है बड़ा मशहूर, वो जोहर टाउन में
तो आपका वो सारा कमर्शियल एरिया है, बिल्कुल ऐसे उस कमर्शियल एरिया में कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं है और उस रोड जो कि कमर्शियल नहीं है वहाँ पे दुकानों की भरमार है। अब गवर्नमेंट का ये यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि उन जो गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां कर रहे हैं उनको उठा के आप उस कमर्शियल हब में लेके आएं और सड़कों से उसके रश को कम करें। गवर्नमेंट भी तो इसमें कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करे, लेकिन वो सारी जिम्मेदारी हमने ही मेरे ख्याल से निभानी है। वो जैन, 50 हम यहाँ पे बैठ के सारी बातें कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आगे का क्या लायामल होना चाहिए, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इदारे जो प्रॉपर बनाए गए हैं इन सब चीज़ों के लिए वो क्या कर रहे हैं। दूसरा, ये जो ऑलरेडी तरक्याती काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मजीद भी उन्होंने सिफारिशात भिजवा दी हैं कि नए तरक्याती कामों के लिए, अभी ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो आपको लगता है मुकम्मल हो पाएंगे? इस वक्त मुनीबा ये जो फरवरी 2022 से अब मई का आज आखिरी दिन है, हाँ जी। ये जो जंग चल रही है ना इक़्तिदार की मुंतकिली की, Politically, इस तरह का जो सिनेरियो है वो पहले कभी देखने में नहीं आया। ऐसे ही। जुलाई 2018 में जब पंजाब के ऐवानों में तब्दीली आई और अगस्त में सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए, तो उन्होंने जितने भी साबिक हुकूमत के प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने रोक दिए। उन्होंने सही। कहा पहले हम तहकीकात करेंगे उस अच्छा। पे। इतनी वर्स्ट सिचुएशन तब नहीं देखी थी जितनी अब आके वर्स्ट सिचुएशन हो गई है कि एक तो काबीना मौजूद नहीं थी कल तक। हाँ जी, अब काबीना तो आ मौजूद गई ना है। होने की वजह से किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था। सियासी सूरत हाल इतनी गैर यकीनी थी कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी इसको प्रोजेक्ट को या कोई भी काम को हाँ। लेकर आगे चलने को टच भी नहीं करना हाँ चाह रहे वो थे, तैयार हाँ। नहीं थी। इस दौरान जितने जब तबादलों की एक हवा चली तो जो फाइलें थी उनके ढेर लग गए दफातर में, उसको भी किसी ने नहीं छेड़ा। और अभी तक आज के दिन तक ब्यूरोक्रेसी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो हुकूमत है ये रहेगी या नहीं रहेगी, जिसकी वजह से इन चीज़ों को नहीं छेड़ा जा रहा है। यही वजह है कि शहर लाहौर के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स अच्छा। और जो दीगर साबिक हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं अच्छा। वो अभी तक उनका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ वो रहा। डिले ही है। हाँ, नए जो DGLD हैं वो विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस कदर नजर नहीं आ रही कि वो कब इनको मुकम्मल कर पाएंगे। ऐलानात तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अगर यही चीजें नहीं मुकम्मल होंगी, जो ऑलरेडी चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स वही मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, तो नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह आप तैयार कर सकते हैं, उस पर काम जारी हो सकता है। ज़ैनुल आबदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए घर की रौनक समझे जाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के हवाले से। तो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है वो हर मैदान में अच्छा परफॉर्म करे। माहिरीन का कहना है कि सेहतमंदाना सरगर्मियों की अंजामदेही के लिए जिस्म का चाको चौबंद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो लोग जो सेहतमंद और चुस्त दिखाई देते हैं उनकी अच्छी सेहत का राज बाकायदगी से एक्सरसाइज करना ही है। जिस्मानी कमजोरी या फिर सुस्ती उसी वक्त गालिब आती है हमारे ऊपर जब जिस्म को मुसलसल हरकत नहीं मिल रही होती है और वो एक ही रूटीन में मशीनी अंदाज में काम कर रहा होता है डेली। और आजकल अपने कामों में हम सब इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं कि अपनी सेहत की जो बुनियादी ग़िज़ा है उसको ही भूल गए, और हमने बच्चों को भी वैसे ही एतवार सिखा लिए और जैसे हम खुद अपना रहे होते हैं। पहले दौर में हम देखते थे कि लोग इसलिए इतना ज़्यादा जिस्मानी तौर पर और ताकतवर होते थे, तवानाई के हामिल होते थे, क्योंकि वो सुबह सवेरे जागते थे और उनके मेहनत तलब काम ही उनकी वर्जिश हुआ करते थे। लेकिन आजकल छोटे बड़े सभी स्क्रीन से जुड़े हुए हैं और एक जगह पर घंटों बैठे रहते हैं। हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टीवी से हम लोग जुड़े रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी एक तो नींद पूरी नहीं होती और बच्चों में ग्राउंड में जाकर खेलने की जो आदत है वो भी ख़त्म ही होती जा रही है, जो उनकी ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी सेहत को भी मुतासर कर रही है। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जा सकता है और उनका ड्रीम और ग्रीन टाइम यानी नींद और खेल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रज़ा उर रहमान साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद है आयशा मुजम्मिल है जो कि फिटनेस एंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं। आयशा, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, रज़ा साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। रज़ा साहब, आप ही से स्टार्ट करती हूँ। बच्चों को छुट्टियाँ
हो गई हैं, कुछ को होने वाली हैं, और अब सारा टाइम उन्होंने ना घर पे रहना है जब तक स्कूल नहीं लगने हैं। तो मुझे बताइए कि ग्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम एंड ड्रीम टाइम, इसको किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह बेहतर बना सकते हैं? देखिए, जो हमारा स्क्रीन टाइम है इस वक्त वो अपने पीक पे है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही मैक्सिमम है। टाइम हम अपना जो है वो स्क्रीन को देते हैं। स्क्रीन में मोबाइल भी है, टीवी भी है, कार की स्क्रीन भी है, हर तरह की स्क्रीन्स मौजूद हैं, उसमें आईपैड भी है। और जो ग्रीन टाइम है वो नेचर से रिलेटेड है, जो हमारी नेचुरल एक्टिविटीज़ थी बच्चों की, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो उनकी गार्डनिंग से मुतल्लिक हैं, चाहे उनका सैर करना है, टूरिज्म है, वो रिड्यूस होती जा रही हैं, कम से कम होती जा रही हैं। और इसी का इफेक्ट ये है कि हमारा ड्रीम टाइम भी कम हो गया है, बच्चों की नींद भी कम हो गई है। एक रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 2 घंटे स्क्रीन को देखते रहें बच्चे, तो उनकी सारी रात की जो नींद है वो डिस्टर्ब रहेगी। और बच्चा अगर सुबह मॉर्निंग में उठेगा तो वो डल होगा और वो अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा, उसका फोकस आउट होगा, उसकी जो अटेंशन डेफिसिट है वो कम होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, टेंशन डेफिसिट उसकी बढ़ती जाएगी। तो ये जो स्क्रीन टाइम है इसको नॉर्मलाइज करना, इसको बैलेंस करना, इसको लिमिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमें बल्कि ना स्क्रीन कर्फ्यू लगा देना चाहिए घरों में। हमें जो है ना फास्टिंग करनी चाहिए कि बस ये टाइम है जो हमारा फैमिली का टाइम है, इसमें हमने सिर्फ फैमिली की बातें करनी है, नो स्क्रीन यूज़ ऑफ स्क्रीन। और देखें, एक और बड़ी अहमियत की बात है कि जो छुट्टियां जब आती हैं ना तो बच्चों का स्क्रीन टाइम एकदम से डबल हो जाता है, क्योंकि स्कूल नहीं जाना बच्चों ने और घर पे रहना है। और घर पे वालिदैन के पास सबसे आसान हाल ये है, कोई भी मामला हो, बच्चा कोई कहे जी मैं बोर हो रहा हूँ या मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो कहते हैं कि आपको अलाउ कर देते हैं कि बच्चों को कि आप मोबाइल यूज़ कर लें या अपनी स्क्रीन देख लें या आप कार्टून्स देख लें, वीडियो गेम्स खेल लें। तो बच्चों का जो ये टाइम बहुत बढ़ जाता है ना, उसकी वजह से बच्चों पे जो हार्मफुल इफेक्ट आते हैं ना, उसको रोकना सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है। स्कूल तो देखें आप, स्कूल की छुट्टियां, स्कूल का कोई काम इस वक्त नहीं है, टीचर का नहीं है, इस वक्त सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट पे है। देखें, एक और बात यहाँ मैं मेंशन करूंगा कि आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले हमारे जो वालिदैन थे उनको बहुत टफ काम करने पड़ते थे। बच्चों के कपड़े हाथ से धोते थे, खाना पकाते हुए हाथ से तमाम चीज़ों को मैश करना पड़ता था। आजकल तो जिस तरह के वो आए हुए हैं, टूल्स आए हुए हैं, मशीन आ चुके हैं और ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाती है ना। अगर उससे पिछले ज़माने में भी चले जाएं तो गंदम को भी हाथ से पीसना पड़ता था। तो ये जो सारी आसानियाँ आपको मिली हैं, ये कोई आसानियाँ नहीं है, क्योंकि इसकी रीज़न मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त के बच्चे कितना आसान था पालना और आज के बच्चे कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन मांगते हैं, कितना मुश्किल है। भी बड़ा मुश्किल है, वो आसानियां मिल गई हैं तो इस तरह मुश्किल आ गई है। तो अब आपके लिए एक चैलेंज है वालिदैन के लिए, इसको इजी मत लें। अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करना बहुत जरूरी है। और खासतौर पर ये जो छुट्टियां हैं ये चल रही हैं, बहुत से बच्चों को हो गई हैं, इसमें इन पे कंसंट्रेट करना, उनको एक अच्छा बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आयशा, आप क्या कहेंगे इन छुट्टियों में बच्चों में किस तरह हम लोग जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बिल्कुल हमारा ग्रीन टाइम जैसे बता रहे थे कि बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज़ करना, पार्क्स में जाना खत्म हो चुका है। एक तो कोरोना की वजह से भी खत्म हो गया, तो उससे पहले भी हम लोग बहुत लिमिटाइज थे कि हम लोग नहीं जाते थे। तो अब क्या करना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को हमें खिलानी चाहिए? देखिए, समर वेकेशंस का जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ घर बैठना, रिलैक्स करना है। समर का मतलब है समर ब्रेक। तो ये बिल्कुल ये गलत कॉन्सेप्ट है। समर का मतलब है कि आपके पास इतना टाइम है कि जिन कामों का आपने फोकस नहीं किया था बच्चों के बिजी शेड्यूल की वजह से, आप उसको फोकस कर लें। बच्चों को नया स्किल सेट सिखाएं। ये तो बल्कि आइडियल टाइम होता है बच्चों को स्किलफुल करने के लिए। और दूसरी बात है कि जैसे स्कूल का एक टाइम होता है, पता है स्कूल जाना है, एकेडमी जाना है, इस तरह से समर्स को भी ना हमें स्केजुलाइज करना चाहिए कि ये हमारा स्क्रीन टाइम है, ये हमारा ड्रीम टाइम है और ये हमारा ग्रीन टाइम है। इसमें हमें बाहर जाकर भी खेलना है। आउटडोर एक्टिविटी जरूरी है, क्योंकि बच्चे आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। उन्हें अकेला बैठना पसंद है, उन्हें अनसोशलाइज होना पसंद है, वो सोशल नहीं होना चाहते, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो कोई काम भी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं बस वो एक जगह बैठे हो और वो जिस गेम के साथ इन्वॉल्व है वो उसके साथ बिजी रहे। और इस तरह करने से उनके जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है या बाहर निकल के आउटडोर एक्टिविटीज करता है, एक तो वो सोशल होता है, उसका फोकस डेवलप होता है, उसके मसल स्ट्रांग होते हैं, और दूसरी बात जो कम्युनिकेशन स्किल होती है बच्चे की वो डेवलप होती है कि हर चीज के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आप एक्टिव होंगे, फिट होंगे, तो आप चीजों को ज्यादा बेहतर लेकर चल सकते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि शेड्यूल्ड करें कि आपके समर ब्रेक में आपके पास ये कोई स्किल आपको सीखना है, कोई नया स्पोर्ट्स सीखना है,
उस पे तवज्जो दें। लेकिन वो तो बड़ी जिम्मा हो जाते हैं ना कि रज़ा साहब हमने तो कुछ नहीं करना, घर में बच्चे आ गए तो वो भी रिलैक्स, हम भी रिलैक्स, जो स्केड्यूल है, जो रूटीन है, उतल पुतल हुई भी होती है सबकी, रात को जाग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, तो ये क्या इसका फिर कैसे कर सकते हैं, इसको हल कैसे करें? देखिए, इसका बड़ा आसान सा एक हल है। मैं एक फार्मूला पेश करता हूँ वालिदैन की खिदमत में, और उनसे पहले गुजारिश करता हूँ कि बच्चों का ये टाइम और इसकी यूटिलिटी आपने हासिल करनी है। बिल्कुल ऐसे ही, बच्चों को नहीं पता कि ये उनका नुकसान है, बच्चों को नहीं पता कि ये जहर कातिल है, बच्चों को नहीं पता कि इससे उनको क्या मसाइल आएंगे, या आज मैं टीवी पे बता रहा हूँ, आयशा बता रही हाँ हैं, जी। बच्चे इसको नहीं समझ सकेंगे। बिल्कुल। ये वालिदैन का ही काम है, उन्हीं की जिम्मेदारी है, और उन्हीं से अल्लाह ताला इसका जवाब भी पूछेगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप एक बैट फार्मूला है, BATS, ओके, इस फार्मूला को आप अपनाएं। अच्छा, अब मैं बारी बारी BATS को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। B फॉर बॉर्डम, ओके, बॉर्डम मीन बोर होना। हाँ हाँ, जब हमारे बच्चे बोर हो रहे होते हैं तो वालिदैन उसका आसान हल ये ढूंढते हैं कि अच्छा आप लैपटॉप ले लो, हाँ। थोड़ी देर खेल लो। बच्चा आके कहता है जी मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं है, चलें आप कार्टून लगा के देख लें, चलें आप मोबाइल फोन ले लें और ये गेम खेल लें, ये बिल्कुल, एक्टिविटी कर लें। और बच्चों को इस तरह डाइवर्ट कर दिया जाता है कि आप ये वाले काम कर लें और आप मेरी जान छोड़ दें, मुझे अपने घर के काम करने दें या मुझे ऑफिस के काम करने दें। और बच्चों को उनके ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंस दे दी जाती है कि आप इस गेम के ऊपर या इस मशीन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड मशीन, ये जो भी स्क्रीन हैं दिस इज कॉल्ड मशीन, इसको आप इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर लें। मेरा ख्याल है कि जब बच्चा बोर होता है तो उसको ये वो टाइम होता है, बोर होने का टाइम अमूमी तौर पे वो होता है जब बच्चा कुछ नया करना चाहता है। बोर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तमाम चीजों से Fed up फेडअप हो हो गया, गया अब वो है। तो चीज़ों अब को उसके जहन के explore पास करना वक्त चाहता है कि वो कुछ नया सोचे, तो यही क्रिएटिविटी का टाइम होता है। ओके, तो आप इसके ऊपर गौर कीजिए ना, हाँ। यही क्रिएटिविटी का टाइम है। इस क्रिएटिविटी के टाइम पे बच्चों को आप फोकस करें, सही, आप उसे कहें कि अच्छा आप सोचो क्या आज नया करें, क्या कोई नई चीज करें, कोई नई एक्टिविटी करें, क्रिकेट नए तरीके से खेलें, कैरम बोर्ड नए तरीके से खेलें, कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं हम गेम्स खेलने का, आप सजेस्ट करो, आप बताओ, मैं आपको ऐसे सजेस्ट करता हूँ। ये वो चीजें हैं जो आपके बच्चे को सबसे पहले डाइवर्ट करती हैं, बोर्डम, जो जब आप उसको गलत तरफ फोकस कर देते हैं बच्चे को कि आप गेम्स खेल लो, तो उसकी क्रिएटिविटी किल कर दी आपने। बेशक, अगर आपने उसकी क्रिएटिविटी लेनी है तो आपको उस वक्त उस बच्चे को एड्रेस करना है, फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहला बी आ गया जी, बैट्स का बी। उसके बाद है ए मीन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, आप बच्चे को ऑल्टरनेटिव्स क्या दे सकते हैं? अगर घर में एक्टिविटीज हैं, जैसे आप बच्चे के पास स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हमारे पास समर कैंप में अवेलेबल है, बच्चे के पास फिजिकल एक्टिविटीज बहुत सारी अवेलेबल की जा सकती हैं घर में। बच्चे के पास सॉफ्ट प्ले की आजकल एक नया यहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज आ गई जिसे सॉफ्ट प्ले कहा जाता है। वो सॉफ्ट चीजें सारी घरों में रख दी जाती हैं और उस तरह के सेंटर्स भी बन गए हैं, आप बच्चे को वहां भी ले जा सकते हैं और आप घरों में भी खिला सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप कमरे के अंदर बच्चे खेल सकते हैं। जैसे एक जमाने में हम लोग हाइड एंड सीक खेलते थे, छोटे छोटे घर बनाते थे गद्दियों के घर बनाना, टनल्स बनाना, उसमें से इधर जाना उधर जाना, और ऐसी क्रिएटिविटी की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पेरेंट्स को जरा उन्हें सपोर्ट करने की, जरा उन्हें ऑल्टरनेटिव देने की जरूरत है और बच्चे के पास एक नए आइडियाज आ जाएंगे, बल्कि नए से नए आइडियाज आ जाएंगे जो वालिदैन ने भी नहीं सोचे हुए, जो मैंने भी नहीं सोचे हुए, वो भी वो बताएंगे आपको आइडियाज। तो ऑल्टरनेटिव बच्चे को जरूर दें, चाहे वो गार्डनिंग है, स्पोर्ट्स है, चाहे वो उनकी हाँ साइकिलिंग है, कुछ भी है, उसको ऑल्टरनेटिव जरूर दें। इससे उसका जो डाइवर्जन है टुवर्ड्स स्क्रीन टाइम वो रिड्यूस होगी और इंशाल्लाह ग्रीन टाइम बढ़ेगी। तो हमने ग्रीन टाइम को फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखें, एक पुराने जमाने में ना एक एक्टिविटी थी, हम रात को ना छत पे लेट के तारे भी गिनते थे, तो तारे भी देखते थे, ये भी एक पूरी एक्टिविटी है। लेकिन आजकल कौन जाके रात को लेटे छत पे और तारे कौन देखे? मतलब हर कोई यही चाहता है कि जनाब एसी में हम आराम से सुकून से रात को सोएं और बच्चे भी सोएं, लैपटॉप हो, फोन हो और उस पर हम चीजें। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आप लोग क्या सोच रहे होते हैं और किस तरह का कर सकते हैं, और ये चीजें बड़ी हमें आगे भी फायदेमंद भी साबित होंगी। आयशा, जैसे हम बात करते हैं कि आउटडोर चले एक्टिविटीज अगर नहीं भी हम करें, इंडोर किस तरह की, यहाँ पर जो क्लब्स भी आजकल बहुत ज़्यादा बन चुके हैं जहाँ पे हम बच्चों को भेज सकते हैं, तो किस तरह की चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए? आप तो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, मार्शल आर्ट्स भी सिखाती हैं, तो समर कैंप लगते हैं वहाँ पे भी बच्चे आते हैं? समर कैंप पे तो बहुत बच्चे होते हैं। इंडोर और आउटडोर दोनों एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों के पास, समर में ख़ास तौर पे। अगर आप मॉर्निंग टाइम है तो आप उसमें बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज करवा दें, इवनिंग टाइम है तो उसमें आप बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज लाजमी करवाएं, इसलिए कि उनको आपको सोशलाइज करना है। और इंडोर एक्टिविटीज में बेशुमार एक्टिविटीज हैं, जिससे मैं सर की बात को सेकंड करूंगी कि घर पे ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं अगर हम थोड़ा सा अपने बच्चों को टाइम दें।
ज़रूरी, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स भी बिजी होते हैं, उनको घर के ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बच्चों को सपोर्ट करें, वो खुद बेशुमार नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं। मेंटल मैथ्स के बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बच्चे कर सकते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत छोटी छोटी गेम्स ऐसी हैं जो बच्चे कमरे के अंदर बैठ के खेल सकते हैं। क्या पहले हम जब छोटे थे तो लूडो, शतरंज, चेस या स्क्रैबल नहीं खेलते थे, कैरम नहीं खेलते थे? इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी जो बच्चे की अटेंशन को बेहतर करती हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में स्क्रीन टाइम की वजह से फोकस का जो है ना बहुत फुकदान हो रहा है। वो एक वक्त में एक चीज को फोकस नहीं कर पा रहे, तो दूसरी बात है वो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। बच्चों को अगर आप हाइपर एक्टिविटी से बचाना चाहते हैं कि उनकी हाइपरनेस कम हो, तो उनकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल कोट करती हूँ कि हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि कुछ बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं वो बहन भाइयों को मारते हैं। हम कहते हैं आप एक पंचिंग बैग या बॉक्सिंग मैन घर ले आए, और बच्चों को कहें जब आपके पास टाइम है तो हम, और बाकायदा उसके लिए कॉम्पिटिशन आप करवा लें कि 30 पंचेस कौन हिट करेगा इसके ऊपर, 20 किक्स कौन हिट करेगा, जो उससे ऊपर हिट करेगा उसके लिए एक गिफ्ट है। और वो गिफ्ट भी आप खुद बना सकते हैं, बच्चे उसके लिए मुख्तलिफ क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। तो इस तरह से उनकी हाइपरनेस भी कम होगी और उनका फोकस भी बेहतर होगा, और वो ज्यादा एक्टिव भी होंगे बजाय स्क्रीन टाइम के। फिर वो खुद कहेंगे कि हम खेलें। और ये स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से ये जो हाइपर होते हैं हमारे बच्चे हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से, क्योंकि एक तो उनका स्क्रीन टाइम, दूसरा वो गेम्स जो है वो बहुत सारी इस तरह की देख रही होती है जिसमें वो वायलेंस भी नोटिस कर रहे होते हैं, और जो ऑब्वियसली वो अडॉप्ट भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को हमें कम करना है। स्क्रीन टाइम जितना कम कर सकते हैं इन छुट्टियों में उतना कम करें। ग्रीन एंड ग्रीन टाइम जो है अपने बच्चों का हमें बढ़वाना है और बढ़ाना भी है। रज़ा रहमान साहब एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और आयशा मुजम्मिल फिटनेस एंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया, रज़ा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया।